आज के समय में पैसा सिर्फ एक कागज का नोट या कोई नंबर नहीं है। पैसा डेवलपमेंट है, पैसा पॉलिसी है और पैसा ही तय करता है किसी भी देश का फ्यूचर। और जब बात इंडिया की फाइनेंस जर्नी की होती है तो इस पूरे सिस्टम का सबसे पावरफुल और कंट्रोवर्शियल चेहरा रही हैं निर्मला सीतारमण। जब देश में महंगाई बढ़ती है, टैक्स के बोझ की बात होती है या पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छूते हैं तो ज्यादातर लोग सीधा ब्लेम कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन रियलिटी ये है कि इकोनॉमी को डेली बेसिस पर मैनेज करने का असली काम फाइनेंस मिनिस्टर के हाथों में होता है। बजट की प्लानिंग से लेकर टैक्स रिफॉर्म्स, रेवेन्यू कलेक्शन और महंगाई को कंट्रोल करने तक हर बड़े फैसले में निर्मला सीतारमण का रोल डिसाइसिव होता है। और इसी वजह से इकोनॉमी के हर उतार चढ़ाव के साथ उनका नाम अक्सर कंट्रोवर्सीज में घिर जाता है। एक तरफ लोग एक एजुकेटेड और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहते हैं, लेकिन जब वही लीडर इमोशंस के बजाय फैक्ट्स, डेटा और नंबर्स में बात करे तो उन्हें कोल्ड, नॉन इमोशनल और ग्राउंड रियलिटी से कटी हुई बता दिया जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या निर्मला सीतारमण सिर्फ नंबर्स तक ही लिमिटेड हैं या फिर उनकी जर्नी, उनका माइंडसेट और उनके डिसीजंस इंडिया की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में शेप कर रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर डीप डाइव करेंगे, कैसे एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकलकर निर्मला सीतारमण बनी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर और क्यों आज वो इंडिया की मोस्ट डिबेटेड पॉलिटिकल पर्सनालिटीज में से एक हैं। कहानी शुरू होती है 18 अगस्त 1959 से। तमिलनाडु के मदुरै में एक बहुत ही साधारण गरीब ब्राह्मण परिवार में निर्मला का जन्म हुआ। इनके पिता इंडियन रेलवे में नौकरी करते थे। अब रेलवे की नौकरी का मतलब है लगातार ट्रांसफर। यही वजह थी कि इनका परिवार कभी किसी एक जगह टिककर नहीं रह पाया। उनका अपना कोई एक स्थायी गांव नहीं था, लेकिन इस घुमक्कड़ जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। उनकी पढ़ाई तिरुचिरापल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हुई। सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से उन्होंने बीए इकोनॉमिक्स किया और यहीं से पैसे, टैक्स, सरकार और आम आदमी के बीच के उलझे हुए रिश्ते को समझने की उनकी शुरुआत हुई। इसके बाद वो पहुंची दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। 1981 में इकोनॉमिक्स से एमए किया और 1986 में एमफिल भी पूरा कर लिया। वो पीएचडी भी कर रही थीं, लेकिन तभी उनकी शादी हो गई और पारिवारिक कारणों से उन्हें अपनी पीएचडी बीच में ही छोड़कर अपने पति के साथ यूके, लंदन जाना पड़ा। साल 1991, ये वो दौर था जब भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों हमेशा के लिए बदल रहे थे। भारत में लिबरलाइजेशन, उदारीकरण आ चुका था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का दखल भारत में बढ़ रहा था। इसी वक्त निर्मला सीतारमण की भारत वापसी होती है। उन्होंने न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स में इकोनॉमिक्स पर आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। वो उस ग्लोबलाइजेशन की कड़ी आलोचना करती थीं जो पश्चिमी देशों के इशारों पर चल रहा था और इसके बजाय स्वदेशी मॉडल पर जोर देती थीं। यहीं से उनके विचारों का मेल आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंटेलेक्चुअल सर्कल से हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने सीधे आरएसएस या बीजेपी ज्वाइन नहीं की। वो पहले उनकी आइडियोलॉजी से जुड़ी, उनके विचारों को समझा और फिर धीरे धीरे संगठन के करीब आईं। साल 2000 आते आते वो आरएसएस की पॉलिसी एडवाइजर और इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूटर बन चुकी थी। स्वदेशी, राष्ट्रवाद और ग्लोबलाइजेशन पर उनके तीखे लेखों ने सीधा बीजेपी लीडरशिप का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो बीजेपी के लिए एक थिंकर और पॉलिसी एक्सपर्ट के रूप में उभरने लगी। 2006 ये वो साल था जब निर्मला सीतारमण ऑफिशियली बीजेपी में शामिल हो गई और उन्हें पार्टी ने सीधा नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया। पार्टी की इकोनॉमिक पॉलिसी पर काम करने की जिम्मेदारी उन्हें मिल गई, लेकिन यहीं से पहली आलोचना भी शुरू हुई। राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी होने लगी कि जिसने कभी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा, जिसके पास कोई जमीनी ग्रास रूट सपोर्ट नहीं है, उसे सीधा लीडरशिप में इतनी बड़ी जगह कैसे मिल गई। विरोध के बावजूद 2008 में बीजेपी ने उन्हें पार्टी का नेशनल स्पोक्सपर्सन बना दिया। अब निर्मला सीतारमण टीवी डिबेट्स का एक जाना माना चेहरा बन चुकी थी। वो लगातार यूपीए सरकार के घोटालों पर खुलकर बोल रही थी, लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी, उनकी भाषा बहुत एकेडमिक थी। जब भी वो बोलती तो इकोनॉमिक्स के भारी भरकम टेक्निकल शब्दों, डेटा और पॉलिसी टर्म्स का इस्तेमाल करती थी। वो आम जनता से वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पा रही थी जो एक जमीनी नेता बनाता है। 2014 में देश में बदलाव की आंधी आई और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। निर्मला सीतारमण को राज्यसभा के रास्ते मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। उन्हें जिम्मेदारी मिली कॉमर्स और इंडस्ट्री की। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेशी व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े फैसले अब उनके हाथ में थे। लेकिन कागज पर पॉलिसी बनाना और उसे जमीन पर उतारना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है।
कॉमर्स मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार उनकी पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी के बीच का फासला दुनिया को दिखा। एक्सपोर्टर्स और व्यापारियों ने आरोप लगाए कि इंसेंटिव समय पर नहीं मिल रहे हैं, पॉलिसी बार बार बदली जा रही है और छोटे व्यापारियों को कोई सपोर्ट नहीं है। इसी दौरान सरकार ने अपना सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, मेक इन इंडिया। लेकिन जमीनी स्तर पर नई फैक्ट्रियां कम दिखी, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी और छोटे उद्योगों को कोई खास फायदा नहीं हुआ। आलोचकों ने साफ कहा, मेक इन इंडिया एक शानदार स्लोगन तो है, लेकिन निर्मला सीतारमण के मंत्रालय के नीचे इसके सॉलिड एग्जीक्यूशन की भारी कमी है। साल 2017 सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। निर्मला सीतारमण को भारत का रक्षा मंत्री बना दिया गया। वो इंदिरा गांधी के बाद इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला थी। ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। और इसी कार्यकाल में उनके सामने आया उनका सबसे बड़ा राजनीतिक तूफान, राफेल डील। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने राफेल विमान सौदे पर जोरदार हमला बोल दिया। सौदे की कीमत, ट्रांसपेरेंसी और सरकार की भूमिका पर तीखे सवाल दागे गए। विपक्ष ने बार बार कहा कि रक्षा मंत्री को कोई अनुभव नहीं है और उन्हें इस पद से हटाया जाना चाहिए। लेकिन निर्मला सीतारमण ने जिस आक्रामकता के साथ संसद में खड़े होकर सरकार का बचाव किया, उसने पार्टी के अंदर उनके कद को और बड़ा बना दिया। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत की डिफेंस पॉलिसी पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी। उनके समय सेना के मॉडर्नाइजेशन की बात तो खूब हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर डिफेंस प्रोक्योरमेंट फिर भी धीमा माना गया। विपक्ष के हमलों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और 2019 आते आते उन्हें वो पद मिला जिसने उन्हें देश के हर घर, हर इंसान से सीधे जोड़ दिया, भारत की वित्त मंत्री। अब वो सिर्फ एक मंत्री नहीं थी, वो देश की इकोनॉमी का चेहरा बन चुकी थी। हर बजट, हर टैक्स, महंगाई का हर झटका सीधा उनके नाम से जुड़ने लगा और यहीं से उनकी सबसे बड़ी और लगातार आलोचनाओं का दौर शुरू हुआ। सबसे बड़ा विवाद रहा जीएसटी। इन्होंने इसे एक आसान टैक्स सिस्टम कहा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। जीएसटी के कई स्लैब बने, नियम बार बार बदले गए। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों ने रोते हुए कहा कि हम व्यापार कम और कागजी काम ज्यादा कर रहे हैं। कुछ व्यापारिक संगठनों ने तो इसे टैक्स आतंकवाद तक का डाला। महंगाई डायन बनकर मिडिल क्लास को खाने लगी। एलपीजी गैस महंगी हो गई, पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे और इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को कोई खास राहत नहीं मिली। फिर आया कोविड-19 का सबसे मुश्किल दौर। सरकार ने रिलीफ पैकेज की घोषणा तो की, लेकिन छोटे कारोबारियों, मजदूरों और मिडिल क्लास को जमीन पर वो मदद नहीं दिखी जिसकी उन्हें जरूरत थी। सिर्फ आम जनता नहीं, राज्यों के साथ भी उनके भारी टकराव हुए। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने केंद्र पर आरोप लगाया कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन में देरी की जा रही है और फंड्स रोके जा रहे हैं। ये टकराव कई बार खुले राजनीतिक युद्ध में बदल गया। तो आज की स्थिति क्या है? निर्मला सीतारमण आज भी बीजेपी की सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं। वो लगातार देश की वित्त मंत्री बनी हुई हैं। सरकार की नजरों में वो एक मजबूत और शानदार पॉलिसी मेकर है, लेकिन आम पब्लिक और मिडिल क्लास के बीच वो आज भी अनगिनत सवालों से घिरी हुई हैं। एक ऐसी नेता जिसने बिना कोई चुनाव लड़े राजनीति का शिखर छुआ, क्या वो सच में देश की अर्थव्यवस्था की तारणहार हैं या महज सरकार की नीतियों का बचाव करने वाली एक अर्थशास्त्री? आपकी नज़र में निर्मला सीतारमण का कार्यकाल कैसा रहा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये केस स्टडी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।